नमस्कार दोस्तों, 12th फेल किताब के चैप्टर 7 में आपका स्वागत है। चैप्टर 7 जौरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और दीपक अपने टेम्पो को छुड़वाने के लिए एसडीएम राघवेंद्र सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए, लेकिन मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह राघवेंद्र सिंह से टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा। संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गेट पर दरबान ने उसे एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर अपना नाम और एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने पर्ची पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन मिलने का कारण कॉलम में टेम्पो छुड़वाना है ऐसा वह नहीं लिख सका। उसे लगा कि ऐसा लिखने से हो सकता है कि राघवेंद्र सिंह उसे मिलने के लिए अंदर बुलाए ही नहीं, इसलिए उसने पर्ची पर मिलने का एक अलग ही कारण लिख दिया, कैरियर और पढ़ाई पर चर्चा करना है। मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से राघवेंद्र सिंह उसे पढ़ने वाला स्टूडेंट समझेंगे और उससे अच्छे से बात करेंगे। उसने सोचा कि वह मौका मिलते ही एसडीएम सर से टेम्पो छुड़वाने की बात भी कर लेगा। मनोज इसी उधेड़बुन में गेट पर खड़ा था कि उसे अंदर बुला लिया गया। अंदर उसने देखा कि राघवेंद्र सिंह एक ऊंचे डाइस के पीछे बैठे हैं। का रीडर आज के केस की फाइलें उनकी टेबल पर रख रहा था। राघवेंद्र सिंह ने जब मनोज और दीपक को अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। राघवेंद्र सिंह ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा, ये मनोज है, जौरा का बेस्ट कमेंटेटर। प्रशासन और वकीलों के बीच होने वाले अगले संडे के मैच में मनोज ही कमेंट्री करेगा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राघवेंद्र सर उसे इतनी इज्जत देंगे। उसका मन गर्व, खुशी और राघवेंद्र सर के प्रति सम्मान से भर गया। दीपक भी अपने मन की खुशी छुपा न सका और फुसफुसाते हुए मनोज के कान में बोला, मुझे लगता है कि अपनो टेम्पो छूट जाएगो। एसडीएम तो तुझे जान तो है। उसने दीपक को चुपचाप बैठे रहने का इशारा किया। राघवेंद्र सिंह ने मनोज से कहा, आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है, नहीं तो यहाँ तो बंदूक के लाइसेंस या जुआ सट्टा में पकड़े लोगों को छुड़ाने की सिफारिश के लिए ही लोग आते हैं। इतना कहकर राघवेंद्र सिंह हंसते हुए फाइल देखने लगे। रीडर फाइल की ओर इशारा करता हुआ बोला, सर ये बागचीनी थाने का केस है, शांति भंग करने का। बागचीनी थाने के थानेदार यादव ने शांति भंग करने के अपराध में एक 40 साल के आदमी को पकड़ लिया था। एसडीएम को यह निर्णय लेना था कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। मनोज और दीपक ने देखा कि बागचीनी थाने का थानेदार एसडीएम को सैल्यूट करके खड़ा रहा, बैठा तक नहीं। इसी थानेदार ने टेम्पो पकड़ रखा था। इसी थानेदार की शिकायत लेकर दोनों आए थे। थाने का खुखार शेर एसडीएम के सामने पूंछ दबाए खड़ा था। एसडीएम ने थानेदार से पूछा, बताइए थानेदार साहब क्या मैटर है। थानेदार ने कहना शुरू किया, सर मुलजिम मुकेश ने कल अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी नरेश के घर के सामने देसी कट्टे से 2 फायर किए। पुलिस चाहती है कि लोग शांति भंग करने वाले मुकेश को जेल भेज दिया जाए। कोई गवाह है तुम्हारे पास? राघवेंद्र सिंह ने थानेदार से पूछा। जी सर। इतना कहकर थानेदार ने गवाह को बुलाया। गवाह को देखकर मनोज और दीपक चौंक गए। दीपक ने मनोज से कहा, जो तो वही दिनेश है, टेम्पो से एक्सीडेंट की झूठी शिकायत इसी ने की थी। अब मैं समझो जे आदमी तो थानेदार को पालतू कुत्ता है। झूठी गवाही देके केस बनाओ तो आज को केस भी झूठो है। मुकेश बोलो फंसो। थानेदार तो अब मुकेश को जेल पहुंचा के मानेगो। आरोपी मुकेश पर दीपक और मनोज को दया आने लगी। दिनेश ने एसडीएम के सामने अपनी रटी रटाई गवाही दे दी, सर मैं शाम को मजदूरी करके साइकिल पर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि इस आदमी ने एक घर के सामने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मनोज की इच्छा हुई कि वह एसडीएम राघवेंद्र सिंह से कह दे कि ये गवाह झूठा और मक्कार है, इसका काम ही है झूठी गवाही देना। थानेदार भी बहुत बेईमान और लालची है, झूठे केस में लोगों को फंसाता है। पर वह कुछ कह नहीं पाया। एसडीएम ने आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए आरोपी मुकेश से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश, या तुम्हें जेल भेज दे? एसडीएम की बात सुनकर थानेदार के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन मुकेश डर के मारे थर-थर कांपने लगा। घबराए हुए मुकेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सर मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरी पत्नी और बेटी से पूछ लीजिए। एक औरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आ गई थी। औरत ने रोते हुए कहा, हुजूर ये बिल्कुल निर्दोष है, वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि इन्हें जेल भिजवा के दम लेगा,
साल भर पहले नरेश को 10,000 रुपए उधार दिए थे। कई बार मांगने पर भी उसने वापस नहीं दिया। पुलिस में फंसाए गए हमें। मनोज को इस केस में अपना केस नजर आने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने नहीं छोड़ा था। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने गौर से देखते हुए गवाह से पूछताछ शुरू की। नवाब दिनेश, थोड़ा आगे आ जाओ, तुम्हारी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही। दिनेश ने अपनी पतली शुतुरमुर्ग जैसी झुकी हुई गर्दन ऊंची की, पर उसकी आंखें एसडीएम से नहीं मिल पा रही थी। राघवेंद्र सिंह ने कठोरता से पूछा, गर्दन ऊपर करके जवाब, 2 महीने में कितने घरों में चोरी करते हो? दिनेश ने अपनी आंखें झुकाते हुए एसडीएम से कहा, सर मैं चोर नहीं हूँ। राघवेंद्र सिंह ने तीखी हंसी हैसते हुए गवाह दिनेश से कहा, पर शक्ल से तो तुम चोर ही दिख रहे हो। दिनेश के चेहरे पर पसीना छलक आया। कुछ देर पहले तक निश्चिंत खड़ा थानेदार भी असहज महसूस करने लगा। मनोज को समझ नहीं आया कि राघवेंद्र सिंह केवल शक्ल देखकर दिनेश की वास्तविकता कैसे जान गए। राघवेंद्र सिंह की तीक्ष्ण बुद्धि और आदमी की पहचान पर उसे आश्चर्य हुआ। एसडीएम राघवेंद्र सिंह दिनेश से प्रश्न करना जारी रखा, कहां गोली चलाई थी इसने? राघवेंद्र सिंह ने मुकेश की तरफ इशारा करते हुए दिनेश से पूछा। दिनेश, सर नरेश के घर पर। क्या तुम नरेश को पहले से जानते थे? राघवेंद्र सिंह ने दिनेश से पूछा, नहीं सर। गवाह दिनेश ने उत्तर दिया। राघवेंद्र सिंह, फिर तुम्हें किसने बताया कि वह नरेश का घर है? इस प्रश्न से सकपकाए दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार के पास भी इस समय कुछ कहने को नहीं था। राघवेंद्र सिंह के सवालों के चक्रव्यूह में झूठा गवाह दिनेश फंस गया था। उसकी कलें खुल गई। मनोज को अब सच्चाई जीतती हुए दिख रही थी। थानेदार की बेईमानी और षड्यंत्र पराजित होता हुआ दिख रहा था। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने अब थानेदार सर कहा, यादव जी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये केस आपके द्वारा रचा गया झूठा केस है। इस गवाह दिनेश ने कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी। ये झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई कि खड़े होकर तालियां बजा दे। आज एक ईमानदार सरकारी तंत्र ने एक बेईमान सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था। टेम्पो पकड़े जाने के बाद से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीबों और कमजोरों का कौन रक्षक होगा। यदि किसी के पास पुलिस को देने के लिए पैसा नहीं है या नेता अफसर की सिफारिश नहीं है, तो उसे कभी भी थाने में बंद कर दिया जाएगा। आज राघवेंद्र सिंह ने गरीबों पर होने वाले अत्याचार को एक झटके में खत्म कर दिया। कोई तो है जो ढाल बनकर खड़ा है सच्चाई के पक्ष में, झूठ के विरुद्ध। वह राघवेंद्र सर में एक ईमानदार और संवेदनशील प्रशासक देख रहा था। राघवेंद्र सिंह ने अपने रीडर को ऑर्डर लिखवाया, केस समाप्त किया जाता है। मुकेश ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे छोड़ा जाए। इस गवाह दिनेश पर झूठी गवाही देने का केस चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है। पुलिस विभाग को लिखा जावे कि थानेदार यादव पर फैब्रिकेटेड केस के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जावे। चलिए केस खत्म हुआ। इतना कहकर राघवेंद्र सिंह ने केस की ऑर्डर शीट पर साइन करके फाइल रीडर के पास अपनी टेबल के नीचे पटक दी। मनोज इस केस को देखकर अभिभूत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई व्यक्ति सच और झूठ का निर्णय कर सकता है। इतनी जल्दी किसी झूठे और मक्कार आदमी को सजा मिल सकती है। इतनी जल्दी किसी सच्चे और मजबूर आदमी को न्याय मिल सकता है। वह अपने टेम्पो की सिफारिश को भूल गया। अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श राघवेंद्र सिंह से बड़ा झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वह 12th में फेल हुआ है और अब टेम्पो चला रहा है और टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आया है, तो शायद राघवेंद्र सर उसे अपने पास बैठने के लिए नहीं कहते। अपनी हीनता की पीड़ा को झूठ के सहारे वह मिटाना चाह रहा था। मनोज स्टेट सर्विस में जाने के लिए पीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। पीएससी में सिलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तहसील में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम कहते हैं। राघवेंद्र सिंह ने बहुत सरल तरीके से उसे समझाया। सर कैसे पास करते हैं पीएससी? मनोज किसी रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ रहा था। कोई भी अपनी मर्जी के 2 विषय लेकर परीक्षा देनी पड़ती है। साथ में जनरल नॉलेज का भी पेपर होता है। राघवेंद्र सिंह ने कहा, मनोज को ये जानकर अच्छा लगा कि पीएससी में गणित और अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हिंदी साहित्य और इतिहास जैसे सरल विषय लेकर भी डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। राघवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने खुद
मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदी साहित्य इतिहास विषय लेकर पीएससी परीक्षा पास की थी। इसके बाद राघवेंद्र सिंह पीएससी की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके के बारे में देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को राघवेंद्र सिंह ने दूर झिलमिलाता हुआ धुंधला सा कोई सपना सौंप दिया। उस सपने को मन में बसाए वह अपने घर लौट आया। टेम्पो को छुड़ाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई। दीपक पूरे रास्ते उसको गालियां देता रहा। चैप्टर 7 समाप्त हुआ। आप चैप्टर 8 में मिलते हैं। धन्यवाद।